सो इन द लास्ट नोट वी हैड ए वर्ड मार्केटेबल सरप्लस। इस मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए सरप्लस और एक्सेस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन। आपको पता है कि फार्मर्स को अपनी फैमिली के लिए भी फूड ग्रेन करना है, तो आज की तारीख में फार्मर्स केवल अपनी फैमिली के फूड ग्रेन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली की नीड्स से ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 100 किलोग्राम्स उसकी ईयरली रिक्वायरमेंट है। अब अगर फार्मर्स 500 किलोग्राम्स ग्रो कर लेता है तो मार्केटेबल सरप्लस हो जाती है 400 किलोग्राम्स। 500 में से 100 किलोग्राम्स वो अपनी फैमिली के लिए रख लेगा और 400 किलोग्राम्स वो मार्केट में सेल आउट कर देगा। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है जो टोटल आउटपुट हो रहा है उसमें से फैमिली नीड्स को आप माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ मार्केटेबल आउटपुट हो जाता है। 500 हमने टोटल ग्रो किया था, 100 हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, तो 500 में से 100 माइनस करते ही 400 का मार्केटेबल सरप्लस आ गया। इसको मार्केटेबल सरप्लस इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इसको जाके हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और खेती से फ़ायदा या कमर्शियली कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और अचीवमेंट ऑफ या सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कम्स आउट एज सेल्फ सफिशिएंसी। इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि इंडिया फूड ग्रेन का इंपोर्ट करता था और इसकी वजह से हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हुआ करते थे। 1965 में हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर इसीलिए रोकना पड़ा था क्योंकि अमेरिका ने हमें एक तरीके की धमकी दी थी कि अगर हम वॉर को नहीं रोकते हैं तो अल्टीमेटली हमारी फूड सप्लाईज रोक दी जाएगी। तो इस तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर्स हमारे ऊपर होते थे, मतलब हम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमारे फैसले खुद नहीं ले पाते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया ताकि हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और अपने डिसीजन खुद ले सकें। और आज की तारीख में हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग, वी आर हैविंग अराउंड 40 to 45 डेज ऑफ बफर स्टॉक। तो हमारे पास आज की तारीख में फूड ग्रेन की कमी नहीं है एंड वी आर ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो। Now, for the final topic of this chapter, that is coming out as limitations or failures of green revolution. So, first is limited crop. हमने पढ़ा था phase 2 में हमने सारी क्रॉप्स को कवर करने की कोशिश की, बट आज की तारीख में भी अगर हम ओवरऑल सक्सेस रेशियो देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वीट और राइस प्रोडक्शन में ही हुआ है और उन्हीं एरियाज़ को हुआ है जो वीट और राइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में किया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र। तो स्टेट वाइज भी बेनिफिट बैलेंस्ड नहीं आया है और क्रॉप वाइज भी हम बात करें तो सारी क्रॉप्स को बराबर से इसने इम्पैक्ट नहीं किया है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हम उस बैलेंस को नहीं ला पाए। हम जूट, कॉटन या टी या अदर जो कॉमन हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स हैं और कमर्शियल क्रॉप्स हैं उन सबको हम एक साथ ग्रो नहीं कर पाए या उनमें डेवलपमेंट नहीं ला पाए हैं और एरिया वाइज भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रही हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक टॉपिक ये कहता है कि साइंटिफिक फार्मिंग इन्वॉल्व करके हम टेक्निकल इश्यूज़ की तरफ ध्यान देके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और आज भी हमारे यहाँ किसान जिसको हम कह सकते हैं कि रिच नहीं हैं, उन्हें क्रेडिट के लिए अभी भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा बड़े किसानों को ये हुआ है जिनके पास पहले से रिसोर्सेज थे, वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, वो किसान और ज़्यादा बेटर पोजीशन में पहुंच गए हैं और जो गरीब किसान थे या पुअर फार्मर्स थे वो अभी भी पुअर कैटेगरी तक ही रह पाए हैं, जो हमने लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिवाइड में देखा है। यू कैन सी गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर्स इज स्टिल वाइड। अभी भी हमारे फार्मर्स पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं, अभी भी उनके सामने डेप्ट्स हैं और आपने कई बार सुना है फार्मर्स इस डेप्ट के चक्कर में और आउटपुट ना मिल पाने के चक्कर में कई बार सुसाइड करते हैं। तो देयर आर मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर। स्टिल गवर्नमेंट हैज़ टू in every election they have to cut or they have to ऑफर लोन वेवर्स, जिसकी वजह से बजट के ऊपर इश्यूज आते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी तरफ हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस ऑफ फेलियर्स इवन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इज वर्ल्ड।
Okay, so finally, to end up the chapter, there is a small discussion that does India need a second green revolution? तो yes, India needs a second green revolution. इसके लिए कुछ points मैंने यहाँ बताए हैं. जैसा कि हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल अभी भी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड कम है. नंबर 2, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 2 पे है और अगले 10 साल में हमने सोच रखा है कि नंबर 1 पे आएंगे, तो अभी भी हमारे यहाँ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, बट वो पूरी पब्लिक या पूरी पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं होता है. तो या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें और कुछ हम फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ाएं, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज स्टिल वेदर अनसर्टिनिटीज इफेक्ट आवर आउटपुट. मीन्स अभी भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन केवल 45% लैंड पर ही आया है. अभी भी एक मेजॉरिटी ऑफ किसान या फार्मर्स जो हैं मानसून पे डिपेंड करते हैं, तो इस डिपेंडेंस को भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज फार्मर्स आर स्टिल एक्सपोज टू मार्केट अनसर्टिनिटीज़. आज भी हमारे फार्मर्स को मार्केटिंग की प्रॉब्लम या मार्केट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ये एक इशू हमें एड्रेस करना है. एंड फाइनली द लोन वेवर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को हर साल हर चुनाव के आते आते लोन माफ़ करने पड़ते हैं, तो उनको बजटरी लॉस होता है. तो ये कुछ इश्यूज़ अभी भी हैं जो हमें एड्रेस करने बाकी हैं, और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इंडिया को अभी भी एक और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. Feel free to drop your questions, contact me about concepts, any meaning, any term, any type of query, off the book, out of the book. They are always welcome. The more you are in touch with your subject teachers, the more you will gain. I hope you understood the concepts. Waiting for your queries. This is chapter agriculture, features, policies and problems. This is the end of the chapter. Thank you all.